नमस्कार साथियों। ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जो कि जालोर का आदेश है, इसके अंदर जितने भी स्थायीकरण के लिए आवेदन किए थे उन पर क्या ऑब्जेक्शन लगाया है इसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने लगभग जिन्होंने भी वीडियो को देखा होगा स्थायीकरण वाले को, उनका किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कारण से ऑब्जेक्शन दिया है, पूरी एक लिस्ट डली है काफ़ी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं सिर्फ वही कारणों पर ही बात करूँगा। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2 वर्षीय परीक्षा काल पूर्ण होने पर प्रेषित स्थायीकरण आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त हुए। आवेदकों की जांच में कार्मिकों के आवेदक में देखो सेवा संतोष प्रमाण पत्र, जो कि हमने स्पेशल बताया था कि ये मस्ट है, पर क्रमांक और दिनांक नहीं होना। देखो आदेश क्रमांक पर आपको पता है जो भी सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र आता है उस पर डिस्पैच नंबर आप जरूर वहाँ पर एंट्री करते हैं। वो भी मैंने बताया था कि डिस्पैच नंबर डाले बिना आप इसको नहीं लगाएं। कोई भी फॉर्म को आप जो भी आपने लेटर पैड पे बनाया हो या फिर उस पर प्रिंसिपल के साइन हो, उन सब पर आपको डिस्पैच नंबर डालना होता है और उस पर दिनांक भी डालनी होती है कि किस तारीख को वो डिस्पैच किया गया है। ठीक है, पहला कारण उन्होंने ये दिया है। दूसरा है अवैतनिक अवकाश प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न नहीं होना। तो ये तो वही है कि जिनका अवैतनिक अवकाश जिन्होंने लिया है उनको डीओ से उनको स्वीकृत करवाना था, जो कि उनको करवाना जरूरी है। उसके बाद ही आप उसको आवेदन करें तो बेस्ट है। बाकी ऑब्जेक्शन आएगा ये इन्होंने क्लियर कह दिया है और ऑब्जेक्शन डाला है। तीसरा हम बात करें कि मोबाइल से फ़ोटो खींचकर पीडीएफ फाइल बनाकर अस्पष्ट अपलोड करना एवं कई आवेदकों में नियुक्ति आदेश। एक तो जो भी पीडीएफ आपने बनाई है उसको कोशिश तो ये करते हैं कि ज़्यादातर अगर जैसे आपको दिखने में ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसको एक अस्पष्टता का हो सकता है इशू। बाकी उनको मुख्य रूप से कि आपको जो आपकी पीडीएफ है उसके अंदर आदेश क्रमांक अच्छे से नज़र आने चाहिए। ठीक है, आपकी पीडीएफ ऐसी बननी चाहिए। और मैंने कंप्यूटर से भी इसको बनाने के लिए कहा था कि आप मोबाइल के बजाय कंप्यूटर से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ठीक आती है इस पर। वो कि आप भी जानते हो कि इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगे थे, लगभग 21-22 पेज, तो उनको 2 MB में कन्वर्ट करने पर इतनी स्पष्ट नहीं आती है। तो उसमें आपको कंप्यूटर से बनाने के लिए भी मैंने सजेस्ट किया था। उसके अलावा ऐसा नहीं है, इसमें आपको अगर आदेश क्रमांक आपके नज़र आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई इशू नहीं आएगा। यह है कई आवेदकों में नियुक्ति आदेश। अब देखो कई ने तो न तो जिला परिषद के आदेश डाले हैं न पंचायत समिति के, जबकि हमने वीडियो में दोनों आदेशों के बारे में कहा है कि आप चाहे जिला परिषद के आदेश डाल दो चाहे पंचायत समिति के आदेश डाल दो, दोनों सही है। और दोनों का यहाँ पर विवरण दिया गया है कि दोनों ठीक है। दोनों में से कोई एक आदेश होना आपका जरूरी है। आगे है संलग्न नहीं होना। ठीक है, प्रथम कार्य ग्रहण रिपोर्ट, ये तो देखो मस्ट थी, जो कि आपको ऑनलाइन शाला दर्पण वाली थी। ठीक है, ऑनलाइन शाला दर्पण वाली थी, वो कि आपको बहुत ज़रूरी थी। बिना दस्तावेज संलग्न कर आवेदक सीधे ही प्रेषित करना, देखो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये तो सबसे महत्वपूर्ण भी थी कि ये ज़रूरी थे कुछ डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा और इन्होंने क्या आक्षेप लगाया है जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्मिक के नाम भी दे रखा है। और इनको इन्होंने कहा है कि इनको तत्काल 2 दिवस में 28 तक उनको कार्यालय समय में पुनः कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करवाएं। ठीक है, तो और आवेदक नहीं भेजने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी कही गई है, कार्मिक की। तो ये 28 तक के जालोर के आदेश है, उसको आप जो भी संबंधित जिले का कार्मिक है वो आप यहाँ पर जाएं। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं इनमें कार्मिक का नाम भी है और देख सकते हैं आवेदन संख्या यहाँ पर ये है, आवेदक क्रमांक जो कि शाला दर्पण का है, कार्मिक का नाम व पदस्थापन यहाँ पर है ही है। आक्षेप का विवरण, अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या आक्षेप का विवरण है। प्रसूति अवकाश स्वीकृत आदेश संलग्न नहीं, जबकि मैंने ये स्पष्ट कहा था कि जब भी जो भी आप प्रसूति अवकाश ले रहे हो, मातृत्व अवकाश ले रहे हो, उसके अंदर आप आदेश की प्रति आप जरूर लगाएं, क्योंकि आदेश के बिना आपको स्वीकृति नहीं मिलती है। प्रथम नियुक्ति आदेश आपने नहीं लगाया। ठीक है, और प्रथम कार्यज्ञान रिपोर्ट भी आपने संलग्न नहीं की। तो अब ये इतने सारे आप डायरेक्ट ही फॉर्म भर रहे हो और ऐसे ही भर दिया स्थायीकरण का फॉर्म,
तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी था। आगे भी आप आक्षेप दे सकते हो, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र में दिनांक नहीं है, क्रमांक नहीं है, यानी डिस्पैच नंबर भी आप उसके अंदर डालें। ठीक है, आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक की सेवा संतोष का सबसे ज़्यादा आया है, क्योंकि सेवा संतोष को हमने वैसे ही नॉर्मल बना करके कर दिया। इसमें आप डिस्पैच नंबर जरूर डालें, क्योंकि यही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका वेतन नियमितीकरण या फिर हम कह सकते हैं स्थायीकरण का जो आदेश जारी होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सेवा संतोष वाले हैं। आगे इसमें और भी आप देख सकते हैं, प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्य ग्रेड रिपोर्ट सेवा संतोषजनक संलग्न नहीं है, अपलोड पुनः आवेदन भेजें। ठीक है, अपलोड करके पुनः, अब आपको ये क्या करना है, जिनको भी ऑब्जेक्शन डाला है, देखो चिंतित बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन वालों का स्थायीकरण नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्शन आया है, ठीक है, तो आप आपकी प्रक्रिया को पुनः करें, जो आपने शुरू से जो आपने किया है उसको पुनः उस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, वही आप ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, अपने स्टाफ लॉगिन से करेंगे, पीओ से वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, वही पीओ से आप वेरीफाई करवाएंगे, वेरीफाई के बाद वही सीबीओ से करवाएंगे, सीबीओ के बाद वो सीधा डीओ के पास जाता है। वैसे आजकल सीबीओ के पास तो जाता ही नहीं है, सीधा कहाँ पर जाता है, ये डीओ के पास जाता है। तो ये प्रक्रिया से आपको वापस गुजरना होगा। पीडीएफ आप अगर आपकी ज़्यादा अगर आपके ये जालोर डिस्ट्रिक्ट का है, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी यदि ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसके लिए क्या करें, वापस से कंप्यूटर से बनवा करके उस पीडीएफ को अपलोड कर दें। ठीक है, तो कोई कोई ज़िले में आ सकता है, क्योंकि किसी में देखो देखने में आपको पता है जो बाबू होते हैं वो भाई जिनको बिल्कुल क्लियरी नज़र नहीं आ रहा हो उन्हीं को ऑब्जेक्शन करेंगे, बाकी ऐसा ऑब्जेक्शन कम है चांस बिल्कुल ही। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो जिन्होंने ज़्यादातर पीडीएफ में आपको सेवा संतोष का ज़्यादा ऑब्जेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा देखो पितृत्व अवकाश है, भाई 4 से 12 का आपने किया है तो पीओ द्वारा स्वीकृत आदेश आपने संलग्न नहीं किया। भाई पीओ भी तो उनको स्वीकृति के लिए कहता है, भाई आपने एप्लीकेशन दी है, आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन देने के बाद में पीओ उस पर अप्रूव कर साइन करता है या फिर उसको रिमार्क करता है, वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर संलग्न करनी होती है। इसके अलावा आगे में आप देखें यहाँ पर भगवती जी हैं, उनके आया है नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्य ग्रहण रिपोर्ट, प्रसूति अवकाश और 180 दिन तक स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं है इनका। ठीक है, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र में भी नहीं है, तो ये भी आप पुनः अपलोड करें। ज़्यादातर का आप देख पा रहे हैं सेवा संतोष का ही ज़्यादातर दिया गया है, तो ये काफ़ी एक बड़ी लिस्ट है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखें पीईओ टीओप द्वारा जारी संतोषजनक प्रमाण पत्र दिनांक वही सेवा संतोष का है। स्थायीकरण संबंधित समस्त दस्तावेज अपलोड नहीं है, संलग्न करें। अब इनके तो सीधा ये दे दिया कि स्थायीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज, यानी जो जो आपको मैंने वीडियो में बताए थे वो सारे दस्तावेज आपको लगाने हैं। ठीक है, उनके कारण भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन देगा। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ वेतन नियमितीकरण हो रहा है। ठीक है, वेतन नियमितीकरण हो रहा है, और वेतन नियमितीकरण में आपको डीओ के अलावा आपको सीबीओ के भी आपको आदेश जारी हो रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह के हो रहे हैं, डीओ के और सीबीओ के। उसके बाद ही पीओ आपकी सैलरी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपकी पीओ फुल सैलरी बनाएंगे, जो कि प्रोविजन के बाद की होती है, लगभग 54-55+। ठीक है, तो ये है, और बाकी आप इसमें लिस्ट में आपका नाम दे सकते हैं और उसके अनुसार अपनी कार्रवाई करें। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का है, बाकी आप ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जालोर का आया है, सभी डिस्ट्रिक्टों की इसी तरह से जांच होती है। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्टों की होती है ऐसे जांच। तो ये आप एक बार अच्छे से एक बार देख लें, और इनको जिन जिन की आपको कमी है, अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा है तो अब भर सकता है। यदि आपकी अवैतनिक अवकाश स्वीकृति नहीं मिलने के कारण आप नहीं भर पाए तो भी आप अब भर सकते हैं। ठीक है, इनको आप कभी भर सकते हैं फॉर्मों का। और ऑब्जेक्शन को लेकर के भी आप बिल्कुल कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा चिंतित ना हो, ऑब्जेक्शन आते रहते हैं स्थायीकरण में तो, और उनको आप निस्तारण करें। भाई अब यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्शन, आपको क्लियर लिखा हुआ है सेवा संतोष, तो आपकी जो पुरानी पीडीएफ है वो तो आपकी रहेगी, वो तो आपको सेम ऐसे कैसे बनानी है। साथ में आपको सेवा संतोष प्रमाण पत्र ये आपको पुनः लगाना है। ठीक है, ये आपको पुनः लगाना है, कहीं ये नहीं कि आपको वो पीडीएफ तो आपने सेंड कर ही रखी है, अब आप सिर्फ और सिर्फ सेवा संतोष कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पुनः वही प्रक्रिया से गुजरो, पुनः पूरे डॉक्यूमेंट लगाओगे, और जितने भी आप देखो सेवा संतोष लगा रहे हो, आप नियमित निरंतर सेवा का लगा रहे हो। ठीक है,
और इसके अलावा जो आप रिजल्ट लगा रहे हो और सीएल विवरण लगा रहे हो, इन सब पर आपको डिस्पैच नंबर डलवा देना है। ठीक है, सभी पर आप डिस्पैच नंबर डाल दें ताकि उसमें इशू बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन ना आए। वैसे सेवा संतोष पर और रिजल्ट पर आप जरूर डाल देना, बाकी पे तो इसका भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा डिस्पैच वाला। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर सारे सभी के देख पा रहे हो। हाँ, एक देखो स्पष्ट ये जो दे रखा है, ये जो है बिमला जी, इसमें है कार्मिक के समस्त दस्तावेज अस्पष्ट है। तो इनकी जो पीडीएफ है बिल्कुल स्पष्ट अस्पष्ट है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे पा रही है, इसी वजह से आपको इनको किया है। और उन्होंने कहा है कि स्कैन करके पुनः आपको अपलोड करना है। जो आपके पास पीडीएफ है उसको वापस स्कैन करके, यानी आप कंप्यूटर से उनको स्कैन करके और वापस अपलोड कर दें। तो ये प्रक्रिया से आप कंप्लीट करें। और ये जालोर का आदेश है, बाकी सभी का इसी तरह से रहेगा। तो और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वेतन नियमितीकरण को लेकर के, वो आपको ग्रुप पर जैसे जैसे आदेश डल रहे हैं जिलों के सीबीओ के, उनको आपको ग्रुप पर मिल रहे हैं। वैसे ज़्यादातर आपको पता है कि आपके वाले ग्रुप, खुद का जो आपका पीओ ग्रुप है उसके ऊपर ही आपके संबंधित जिले के आदेश मिलते हैं, क्योंकि सभी आदेश पूरे आपको, भाई हर डिस्ट्रिक्ट के आदेशों को ज़रूरी नहीं है कि आपको साइट पे मिले, और साइट पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई ये आदेश डलने चाहिए थे बीकानेर निर्देशालय की साइट पर, ठीक है, लेकिन बीकानेर निदेशालय की साइट पर इस प्रकार का कोई आदेश आपको जारी नहीं किया जाता है वेतन नियमितीकरण को लेकर के। ये सिर्फ और आपको ग्रुपों से ही मिलते हैं। जैसे आपने ज्वाइनिंग आदेश प्राप्त किए थे वैसे आपको वेतन नियमितीकरण आदेश मिलते हैं। वेतन नियमितीकरण आदेश के बाद आपको फुल पेमेंट मिलेगा, और बाकी का आपको जो बच जाता है, जैसे अभी किसी का अक्टूबर में हो गया कंप्लीट और उसको उसका वेतन नियमितीकरण का आदेश है वो यदि नवंबर में आता है, तो अक्टूबर का जो वेतन है वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। ठीक है, एरियर के रूप में आपको अक्टूबर का वेतन मिलेगा। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि भाई ये आपको बाद में मिलेगा, और एरियर आप जब चाहे जब बनवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपको, जैसे नवंबर में भी आप एरियर बनवा सकते हो, अगले जब भी आपकी सैलरी, वो डिपेंड करेगा। भाई ज़्यादा समय हो गया तो उसको एरियर बनाने में समस्या हो सकती है बाबू को, पर कम 1-2 महीने के में तो बिल्कुल भी इशू नहीं आता है, वो आप तुरंत भी बन जाता है उसको। तो ये काम आप करें, और बाकी का इसकी चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और ऑब्जेक्शन से बिल्कुल भी ना घबराएं कि ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्शन का समाधान हो जाता है, ईजिली हो जाता है बिल्कुल। बाकी जैसे भी अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।